अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? आज हमारे जो गेस्ट हैं उनका इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड है। और इंजीनियर इंजीनियर मोहम्मद आसिफ नाम है इनका। और कैसे हैं आप? आसिफ, आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पावर भाई, क्या हाल है? खैरियत से? बस मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बस ठीक ठाक। आज हम थैंक यू सबसे पहले कि आपने हमें टाइम दिया और थोड़ी सी कोई आपसे मसला नहीं है, मोस्ट वेलकम। हमने कहा आपका जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं और जो बहुत सारे हमारे ग्रुप के मेंबर्स भी हैं, वो क्वेश्चनिंग अक्सर करते रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको जहमत दें और आपसे आपका टाइम लें और आपके आपसे पूछें। जो उनके क्वेश्चंस होते हैं अक्सर, थोड़ा सा आप गाइडेंस अपनी दें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि किस तरीके से आपने एफएससी के बाद आपने स्ट्रगल किया, जैसे आजकल इंजीनियर्स को प्रॉब्लम आती है। तो क्या आपने भी वो प्रॉब्लम्स फेस की, या थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में जी, बताएं। मैंने 2014 के अंदर मैंने ग्रेजुएशन की है। और ग्रेजुएशन के बाद तकरीबन मैंने एक छोटी सी एक ऑटोमेशन कंपनी थी, उसमें मैंने जॉब की एज अ ट्रेनिंग। और उसके बाद फिर कुछ टाइम मैंने एक स्कूल में भी पढ़ाया। मतलब 7-8 महीने का एक जर्नी था, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग, 8 एक महीने का। लेकिन उस दौरान मैं डिफरेंट जगहों पे अप्लाई करता रहा, तो फिर लकीली मैं वापडा यानी आईएसओ के अंदर अपॉइंट हो गया 2017 में, 2015 के अंदर, अगस्त 2015 में। तो वो 1 ईयर की जॉब, 1 ईयर उस पे थी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। जो कि 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद फिर हमारा पूरा बैच रिलीज हो गया। तो फिर एक नया सफर, एक नया जीरो जीरो से फिर हमें स्टार्ट करना पड़ा। तो वापस आया। वापस आने के बाद कराची वापस आया, क्योंकि ये जॉब इस्लामाबाद की थी। उसके बाद फिर मैं कराची दोबारा वापस आया। कराची आने के बाद फिर मैंने एक टेक्निकल कॉलेज में एज अ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्टर वहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट 1 साल जॉब की है। उसके बाद फिर एक कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी थी, उसमें मैंने एज अ साइट इंजीनियर के तौर पे जॉब की है। और जिसमें डिफरेंट, एक सीमेंट फैक्ट्री थी, उसकी एग्जीक्यूशन में मैंने अ, अपना रोल प्ले किया, जिसमें ट्रांसफार्मर की टर्मिनेशंस हैं, एमवी की केबल लेइंग्स हैं, और उसके अलावा डिफरेंट चीज़ें थी इससे रिलेटेड। उसके बाद फिर एक और कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी को मैंने ज्वाइन किया, जो और वहाँ पे मैंने डिफरेंट लो वोल्टेज सिस्टम्स के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए, जिनमें शेल के साथ भी काम किया, डॉलर्स के साथ भी काम किया, आइजा पैकेजेस, और डिफरेंट इंडस्ट्री की कंपनी थी जहाँ जिनके प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर मैंने एक एक टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन फर्म को ज्वाइन किया एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। और वहाँ जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल ऑडिट्स परफॉर्म करती है डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर। तो चूंकि मेरे ज्वाइनिंग के 2 से 3 महीने के बाद जो वहाँ पे टेक्निकल टीम लीड थे वो भी चले गए, तो उसकी एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे पास आ गई एज अ डिपार्टमेंट हेड, और साथ साथ बिजनेस डेवलपमेंट की भी। तो तकरीबन मैंने 1 साल वहाँ भी जॉब की, और उसके बाद फिर मैंने एलिकन एसोसिएट्स को ज्वाइन किया एज अ डिज़ाइन इंजीनियर, जहाँ पे इस वक्त मैं अभी काम कर रहा हूँ। एलिकन एसोसिएट्स एक एमईपी कंसल्टेंट है, जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहा है, जिनमें हाई राइज बिल्डिंग्स भी हैं, स्कूल्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, यूनिवर्सिटीज भी हैं, होटल्स भी हैं, रिजॉर्ट्स भी हैं। और मेरे पास मैंने मुख्तलिफ आगा खान के स्कूल्स पे इस वक्त काम कर रहा हूँ, गिलगित चित्राल के एरिया के अंदर। जो डिफरेंट है उनके एरियाज हैं, चतुरखंड, मस्तूज और बजंड, ये डिफरेंट एरियाज हैं, उनके स्कूल्स हैं, जमात खाने हैं। उनको डिज़ाइन कर रहा हूँ। उसके साथ साथ कराची की कुछ मुख्तलिफ हाई राइज बिल्डिंग्स भी हैं मेरे पास, जिनको मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। उसके साथ साथ कुछ मेरे पास बलूचिस्तान के भी प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें
यूनिवर्सिटीज हैं और कॉलेजेस हैं, और एक रिसेंटली अभी एक हॉस्पिटल स्टार्ट किया है। तो इस तरह का जर्नी है। इसके साथ साथ एक मैं इस्लामाबाद का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जो USEFP का प्रोजेक्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन का। वो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तो उसके साथ साथ एक दो लाहौर के प्रोजेक्ट्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं। वो एक करंटली रेस्टोरेंट करंटली कंप्लीट हो चुका है आपके, और एक अभी नया स्टार्ट होने वाला है। तो आपका माशाल्लाह ये जो, वैसे तो 8 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन इसको मैं ये कहूँगा ये 15-16 ईयर का एक्सपीरियंस बनता है। क्योंकि मुझे पर्सनली भी हाँ पता है कि आपने किस लेवल पे और कितना काम आपने किया है, बिकॉज आपने 8 सालों में तकरीबन 15-16 ईयर का काम किया होगा जो नॉर्मली। तो ये अच्छा, इसमें जो मैं बिल्कुल। स्टार्ट, एक जी जी जी, बोले। चूंकि मोस्टली सर्विसेज सेक्टर में जो सर्विसेज रही हैं, मेरी सर्विसेज सेक्टर के अंदर मैंने काम किया है। तो सर्विसेज सेक्टर में का एक बड़ा ये फायदा होता है कि जो नॉर्मल एक किसी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के में की जॉब करते हुए आप चीजें सालों में सीखते हैं, वहाँ आप महीनों में सीख रहे होते हैं, क्योंकि बार बार डिफरेंट नेचर की चीजें आपके सामने आ रही होती हैं। तो इसलिए जहाँ यहाँ पे सर्विसेज सेक्टर में, चाहे वो एग्जीक्यूशन साइड हो या डिजाइन, खास तौर पे डिजाइन या कंसल्टेंसी के अंदर डिफरेंट नेचर के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो हर प्रोजेक्ट की डायनामिक्स थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। तो उसके हिसाब से चीज़ों को अलाइन करना, और तो इस वजह से जो है ये एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फायदेमंद रहा है अब तक मेरा। अच्छा, ये तो वही बात है कि अच्छा खासा आपका एक्सपीरियंस भी है इस चीज़ में। अच्छा, जो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है वो ये है कि आपने इंजीनियरिंग को चूज क्यों किया था आफ्टर एफएससी? ये आपके माइंड में था बचपन से, या बाय चांस हो गया, या बाय चॉइस हुआ, किस तरह हुआ? यार अगर सच पूछे ना, तो FSC के बाद मुझे ये भी नहीं पता था कि इंजीनियरिंग में ब्रांचें कौन कौन सी होती हैं। और वो जब मैं यूनिवर्सिटी में गया और मुझे फॉर्म फिल करना था, तो वहाँ मुझे पता चला अच्छा ये ब्रांचेज होती हैं। और फिर अ, अब्बू से थोड़ी सी हेल्प ली और एक ब्रांच को फाइनलाइज किया। तो तो ये आप इस, एक वो था, अवेयरनेस की थोड़ी सी, क्योंकि एक हम्बल बैकग्राउंड था मेरे फैमिली के अंदर, और कोई इंजीनियर नहीं है इससे पहले। तो इस वजह से जो है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। एग्जैक्टली नॉट तो इवन के FSC के बाद भी आइडिया नहीं था कि ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं। तो ये तो इट ये बाय मीन्स, चांस, और बाय चांस इलेक्ट्रिकल में किया। अच्छा, तो ये आप थोड़ा सा इस चीज़ पे पहले, एफएससी में जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या उनको ये फील्ड चूज करनी चाहिए, या नहीं करनी चाहिए, या अगर कर रहे हैं जो बच्चे करना चाहते हैं तो वो फिर क्या चीज़ें माइंड में रख के करें फिर? क्योंकि थोड़ा सा आप ये बच्चों को देखें, अवेयर अगर करें। तो जी, अगर तो आपका पैशन है कि मैंने इलेक्ट्रिकल में ही जाना है, तो फिर तो आप फॉलो करें उसको कि आपने इलेक्ट्रिकल में ही जाना है। लेकिन अगर आप डबल माइंडेड हैं, आपको पता नहीं, आपको भी नहीं पता कि इस वक्त कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए, या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के किस फील्ड के अंदर है, तो ये इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ये एक ऐसी फील्ड्स हैं कि ये सदाबहार है, मतलब ये हमेशा चलती रहेंगी। और इनके बगैर कुछ आगे भी ये इनकी जरूरत तो पड़ती ही रहेगी इंजीनियर्स की। लेकिन जाहिर है एक लिमिटेड, चूंकि हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम इतना ज्यादा नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग का काम इतना ज्यादा नहीं है। तो एक लिमिटेड कैपेसिटी ही होती है कि जो इन इंजीनियर्स को समझ लें कि इन जहाँ पे ये इंजीनियर्स पेनिट्रेट हो सकें। तो सबसे ज्यादा जो इस वक्त अपॉर्चुनिटीज मैं समझता हूँ, वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर है। क्योंकि जो फ्यूचर है वो अ, आप भी देख रहे हैं कि ये पूरी डायनामिक्स चेंज होती जा रही है, सारी चीजें डिजिटाइज होती जा रही हैं, और उसके साथ साथ हमें डेवलपर्स की भी जरूरत है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की भी जरूरत है, प्रोग्रामर्स की भी जरूरत है दुनिया को। उसके साथ साथ आजकल डाटा साइंस के हवाले से जो है वो, चूंकि फ्यूचर के जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज के डिसीजन होंगे उसमें डाटा की बेसिस के ऊपर होंगे। तो डाटा एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि फ्यूचर के लिए। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग, और इस फील्ड के अंदर भी जो है मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आइंदा के सालों में जो है बहुत ज़्यादा अवेलेबल होंगी।
लेकिन अगर जिसका पैशन है कि मैंने इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल, तो उनमें जाना है, तो डेफिनेटली उसको जाना चाहिए, क्योंकि पैशन एक ऐसी चीज है कि वो आप किसी भी फील्ड में हो तो वो आपको एक्सेल कर देता है। अच्छा, नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि आप तो माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस भी काफ़ी हो गया फील्ड का भी। तो मुझे ये बताएं कि जो यूनिवर्सिटीज़ का करिकुलम है, क्या वो इस तरह का डिज़ाइन है कि वो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को मीट कर सके, या इस पे बहुत ज़्यादा गैप है? तो उस गैप को किस तरह फिल किया जाए नहीं, अगर ये गैप है? एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है कि यूनिवर्सिटी में मोस्टली चीज़ें जो है वो आउटडेटेड हो चुकी हैं, जो यूनिवर्सिटी के सिलेबस वाली, जो कि इंडस्ट्री में ना कोई, अगर हम उसको कंपैरिजन करें परसेंटेज के हिसाब से, तो हो सकता है 5 to 10% चीज़ें यूज होती होंगी, अदरवाइज तो सारी की सारी चीज़ें जो है वो एडवांस हो चुकी हैं, चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, इंडस्ट्री के हिसाब से वो चीज़ों को लिंकअप नहीं किया गया है। उसकी एक रीजन जो मैं समझता हूँ वो ये भी है कि हमारे मोस्टली जो यूनिवर्सिटी में स्टाफ होता है उनको इंजीनियर इंडस्ट्री का एक्सपोजर ही नहीं होता। ठीक है, वो लैब इंजीनियर्स आते हैं, लैब इंजीनियर अपॉइंट होते हैं, और फिर वहीं से जो है वो असिस्टेंट लेक्चरर, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ये है, वहीं से एक चैन बनती जाती है। तो जब तक उनको इंडस्ट्री का एक्सपोजर नहीं होगा तो उस वक्त तक वो इंडस्ट्री की जो प्रैक्टिसेस हैं या इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है वो उनको पता नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है जो हमारे एकेडेमिया और इंडस्ट्री के दरमियान है, जिसको ब्रिज करने की जरूरत है। तो इसके लिए मैं स्टूडेंट्स को ये मशवरा दूंगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा इंटर्नशिप से करें, क्योंकि इंटर्नशिप से आपको ड्यूरिंग स्टडीज इंटर्नशिप से आपको एक्सपोजर मिलता है कि कहाँ कौन सी इंडस्ट्री कैसे रन करती है, किस तरीके से जो है वो वहाँ जो ऑपरेशंस हैं वो होते हैं। तो उससे यूनिवर्सिटी की एजुकेशन के दौरान जो है आपको ये यूनिवर्सिटी से पास आउट होने से पहले आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। अदरवाइज यूनिवर्सिटी में से पास आउट होने के बाद आप डायरेक्शन लेस होते हैं कि आपको ये, अगर आपने इंटर्नशिप कहीं पे भी नहीं की होती तो आपको पता नहीं होता कि कौन सी फील्ड में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन सी फील्ड के अंदर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, क्या वो मेरी जो एक साइकी है उससे मैच रिलेट करते हैं। करती हैं या नहीं करती, मैच करती हैं या नहीं करती। अच्छा, इसमें तो ये ये है एक कि बहुत जरूरी चीज है बाज़ औक़ात तक, क्योंकि जो आपने पहली जॉब के अंदर जिस डायरेक्शन में आप चले गए हैं, तो फिर उसको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उस क्योंकि आपका एक्सपीरियंस उसी हिसाब से होगा। तो जब आपका एक्सपीरियंस उसी हिसाब से होगा तो फिर आप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर वो आपकी पसंद की फील्ड नहीं है तो फिर भी आपको जाना पड़ेगा, बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप किसी दूसरी फील्ड के अंदर स्विच कर जाए। अच्छा, बात स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास इंटर्नशिप्स के सर्टिफिकेट्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, और डिफरेंट वैरायटी के होते हैं, मतलब और डिफरेंट मतलब विद इन अ फील्ड वो मैच नहीं कर रहे होते। लेकिन क्या इन इंटर्नशिप्स का फायदा, जो सर्टिफिकेट्स हैं इनका इनका इंटरव्यू में, क्योंकि आपने काफ़ी सारी हायरिंग भी की है, तो क्या इसका कोई इम्पैक्ट वहाँ पड़ता है, या जो आप एज अ पर्सन होते हो, जो आप बोल रहे होते हो, या उसका फर्क पड़ता है? क्योंकि अक्सर माइंडसेट ये है कि बच्चों का कि इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट से लो, सर्टिफिकेट बनवा लो, और उनकी यही होती है कि हमें कहीं से सर्टिफिकेट मिल जाए। तो इसका क्या इम्पैक्ट देखिए, होता है प्राइवेट ड्यूरिंग इंटरव्यू? ड्यूरिंग इंटरव्यू इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स सिर्फ वो आपकी सीवी में एक मेंशन होने का काम करते हैं, रेलेवेंस ये शॉर्टलिस्टिंग के अंदर काम आ सकते हैं कि वो जॉब डिस्क्रिप्शन से कितनी रेलेवेंसी है उसके अंदर। तो वो शॉर्ट लिस्टिंग में तो काम आ सकते हैं कि जो भी शॉर्ट लिस्टिंग कर रहा है रिक्रूटर, तो उसको पता चल जाता है कि इसने इससे रेलेवेंट कोई जॉब की इंटर्नशिप की है, तो इसको थोड़ी बहुत उसकी नॉलेज होगी। तो लेकिन अगर सिर्फ आपने सर्टिफिकेट्स इकट्ठे कर ली हैं लेकिन आपने स्किल कोई नहीं सीखी, तो उन सर्टिफिकेट्स का कोई फायदा नहीं होगा। इंटरव्यू के दौरान ही आप एक्सपोज हो जाएंगे। जब आप 2 महीने की या 1 महीने की इंटर्नशिप शो करेंगे, 4 वीक्स की, 8 वीक्स की, और आपसे उससे रिलेटेड कोई सवाल कोई होता है और आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे, तो डेफिनेटली वो जो रिक्रूटर है वो समझ जाएगा कि वहाँ आपने सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की है, मतलब आपने सीखा कुछ नहीं है। तो सर्टिफिकेट जमा करने से ज्यादा सीखने की जरूरत है, स्किल्स सीखने की जरूरत है। जितनी ज्यादा स्किल सेट आपके पास होगा उतनी ज्यादा आपके पास आगे बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर सर्टिफिकेट्स इतने ज्यादा मैटर नहीं करते, क्योंकि मुझे नहीं याद पड़ता कि
प्राइवेट सेक्टर में जितने मैंने इंटरव्यूज दिए हैं, या तो वहां पे किसी ने मुझसे सर्टिफिकेट्स मांगे हो, इवन के प्रीवियस जॉब्स के भी सर्टिफिकेट्स किसी ने नहीं मांगे। सिर्फ जो सीवी की बेसिस के ऊपर जो है एक दफा और इंटरव्यू के बेसिस के ऊपर हायरिंग हुई है। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं करते, लेकिन कहीं सिर्फ वो सर्टिफिकेट सिर्फ मैटर ये करते हैं कि बाजू का कहीं अगर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट, एक आपको क्राइटेरिया आपको मीट करने के में हेल्प आउट करते हैं। लेकिन बाकी सब डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू और स्किल सेट्स के ऊपर। सही। और ये बताएं कि क्या सीवी जो है वो आपकी जॉब में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, या वो जस्ट अ फॉर्मेलिटी है? क्योंकि स्टूडेंट्स यूजुअली उसको लाइटली ले रहे होते हैं। जब सीवी वो सेंड भी कर रहे होते हैं तो वो जस्ट सीवी अटैच करके वो उसको जो है वो फॉरवर्ड कर देते हैं। इसमें आपके बारे में, सीवी, एक तो सीवी बनाने के हवाले से, और दूसरा उसको जब वो सेंड कर रहे होते हैं उसमें उनको साथ क्या क्या चीजें करनी चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखें, सीवी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपकी गैर मौजूदगी में आपकी नुमाइंदगी कर रहा होता है। तो हर जगह कोई आपसे ये शॉर्टलिस्टिंग के दौरान आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता। वो इस सिर्फ सीवी जो डॉक्यूमेंट आपने भेजा है उसकी बुनियाद के ऊपर वो डिसीजन ले रहा होगा कि इस बंदे को बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए। अगर आपने सीवी अच्छी नहीं बनाई हुई, बेशक आपको जितना मर्जी कुछ आता हो, लेकिन आपने उस वो सारी चीजें सीवी के ऊपर अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं की हुई, तो इन दी एंड आप शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे। जब शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी, और अपॉर्चुनिटीज ना आने का मतलब यह है कि आप घर बैठे रहेंगे। तो सीवी की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। लोग इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो सीवी आप सीखें, उस पर रिसर्च करें कि सीवी में क्या चीजें होनी चाहिए, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, और मेरी फील्ड से रिलेट कितनी मैच करती है सीवी, उसमें क्या चीजें, उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। तो कौन सी चीज मुझे लिखनी चाहिए, कौन सी चीज मुझे नहीं लिखनी चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज है जिसको आप डिफेंड नहीं कर सकते इंटरव्यू के दौरान, तो वो आपको बिल्कुल नहीं लिखनी चाहिए। सिर्फ आप सीवी में उतनी ही चीजें लिखें कि जिसको आप डिफेंड कर सके इंटरव्यू के दौरान। अगर आपने एक्स्ट्रा चीजें सिर्फ सिर्फ सीवी का पेट भरने के लिए आपने एक्स्ट्रा चीजें उसमें ऐड कर दी हैं, और आप दौरान इंटरव्यू अगर आपसे उससे कोई क्वेश्चन होता है और आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो वो एक बैड इंप्रेशन डालता है। तो सीवी बहुत इम्पोर्टेंट एक टूल है। तो इसलिए अगर तो आप खुद एक अच्छा सीवी ड्राफ्ट कर सकते हैं तो ठीक है, आप वेल एंड गुड, आप ड्राफ्ट करें। और फिर मैं तो ये कहता हूँ कि आप किसी सीनियर को उसको चेक करवा लें। तो उसको चेक करवाने से ये होगा कि वो आपकी जो अगर सीवी के अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं तो वो आपकी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर देगा, और इससे आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगी और आप उनको इम्प्रूव कर देंगे, तो आपके जो चांसेस हैं वो शॉर्ट लिस्टिंग के वो बढ़ जाएंगे। या फिर आप उसको किसी से डिजाइन करवा लें, किसी एक्सपर्ट से डिजाइन करवा लें। आजकल बहुत सारी सर्विसेज ऐसी लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जो सीवी को डिजाइन करते हैं। तो वो सीवी, लेकिन ये पहले मेक श्योर कर लें कि वाकई में वो जिससे आप डिजाइन कर रहे हैं वो एक्सपर्ट हो, क्योंकि लोग आजकल वैसे भी वो बहुत ज्यादा वो समझ लें स्कैम्स हो रहे होते हैं, खास तौर पे ऑनलाइन। अच्छा, सीवी के साथ जो कवर लेटर है, क्या इसकी कोई जरूरत होती है, या ये इसकी इम्पोर्टेंस कोई है, या इसकी जरूरत नहीं होती? देखिए, बिल्कुल कवर लेटर की इम्पोर्टेंस बिल्कुल है। और क्योंकि मैंने रिक्रूटमेंट में भी मैं एक कंपनी के अंदर जब मैं वो टीम लीड था, डिपार्टमेंट हेड था, तो उसमें मेरा रिक्रूटमेंट में भी इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो मैंने जो एक चीज नोट की कि हमारे इंजीनियर्स क्या करते हैं कि सिर्फ सीवी अटैच की और बगैर इवन के सलाम या एक लफ्ज लिखे बगैर सिर्फ अटैच की और भेज दी। तो उससे एक बहुत नेगेटिव इम्प्रेशन जाता है कि यार इसको इस कुछ लिखने की, दो लाइनें लिखने की भी जहमत नहीं हुई, इसने महसूस नहीं की। तो उससे कवर लेटर बेशक आप बहुत बड़ा ना लिखें, लेकिन एटलीस्ट इस ये हो कि एक बेसिक इंट्रो उसमें मौजूद हो कि जिस उसको जो शॉर्ट लिस्टिंग कर रहा है उसको पता चल जाए कि एटलीस्ट इसमें कुछ रेलेवेंसी है या नहीं है। तो फिर वो आपकी सीवी खोले। तो ये है कि उसमें थोड़ा सा अगर आप बिल्कुल सिर्फ सीवी हटा आपने अटैच की और आप फॉरवर्ड कर दी, और मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं
कि बगैर कुछ भी दो लफ्ज लिखने की भी जहमत नहीं करते, और उसको जो है वो बस सीवी अटैच की, और जैसे कोई एहसान कर दिया किसी के ऊपर ना, सीवी अटैच की, और उसको तो गुनाह समझते हैं 2 लाइनें लिखने को भी। सीवी अटैच करते हैं, और ईमेल एड्रेस जो भी उसका रिक्रूटर का होता है, वो ईमेल एड्रेस डाला और उसको जो है भेज दिया। तो ये एक बैड इंप्रेशन डालता है किसी भी कैंडिडेट के लिए। तो बेशक बहुत बड़ा आप कवर लेटर ना लिखें, लेकिन 3-4 लाइनों का भी आप लिख लें, तो एटलीस्ट उसमें आप बेसिक अपने बारे में बता दें कि जी ये एक्सपर्टीज है आपकी, और मुझे इस तरीके से जो है आप उसको। मुझे इसमें आपका वो एक सेंटेंस याद आ रहा है जो आप अक्सर बोलते थे कि आप जो रिक्रूट कर रहे हैं बंदा, उसको आप ये इंप्रेशन दे रहे हो कि आप खुद ही सीरियस नहीं हो जॉब के लिए। तो जब आप हाँ बिल्कुल एक ऐसे ही है। अच्छा कवर लेटर लिखते हैं, फिर सीवी, वो फिर सीवी खोलने की भी जहमत शायद ना करे, लेकिन जब आप थोड़ा बिल्कुल सा ऐसा ही है। हिंट, एक की वर्ड, अपना की पॉइंट या अपना की एक्सपीरियंस हल्का सा वो वहां पे मेंशन करें, तो रिक्रूटमेंट वाले को ये मजबूर कर दे, बिकॉज आपने हायरिंग की हुई है, आपको पता है कि कितनी ज्यादा सीवीज आती हैं, और उसमें जो इम्पैक्ट, जितनी चीजें आपको अट्रैक्टिव लगती हैं वो फिर आपको मजबूर करती हैं कि आप सीवी खोल के देखेंगे इसमें क्या है। तो डिफरेंस आपको पता चल ही जाता है, यानी 1000 आप 500 सीवीज देखें, 1000 सीवी ईमेल्स देखें, तो उसमें से आपको डिफरेंस पता चल जाता है कि कौन कौन इस जॉब को लेके सीरियस है, किसने इस जॉब के लिए थोड़ी सी वर्किंग की हुई है। बिल्कुल, कवर लेटर लिखने का मकसद यही है कि उसे यही पता चलता है कि उसमें कुछ ना कुछ उसने वर्किंग की है, या कुछ ना कुछ उसने सीरियसनेस शो की है। अदरवाइज ये होता है कि जैसे वो एक फॉर्मेलिटी होती है ना, उधर भी अप्लाई कर लो, उधर भी अप्लाई कर लो, उधर भी अप्लाई कर लो, लेकिन जो है सीरियसनेस नहीं है। कि अगर आप अपने 5 मिनट जाया नहीं करना चाह रहे 2 लाइनें लिखने में, तो रिक्रूटर क्यों अपना टाइम जाया करे आपकी बिल्कुल सीवी को देखने में। बिल्कुल बिल्कुल। और 4 लाइनें लिखने से आप जो है वो 500 कैंडिडेट्स में से हो सकता है 20 या 25 कैंडिडेट हों जिन्होंने इस तरीके से लाइनें लिखी होंगी। तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आप शॉर्टलिस्ट, अगर आपने वो अच्छा, जो 4-5 लाइनें आपने लिखी हैं वो अच्छे तरीके से आपने लिखी हैं, तो वो उसको मजबूर करेंगी कि वो आपकी सीवी को खोले, एग्जैक्टली। और आपके चांसेस बहुत ज्यादा होंगे कि आप जो है उसमें शॉर्टलिस्ट हो जाएं इंटरव्यू के लिए। तो ये बहुत जरूरी है। इन्हीं गलतियों की वजह से फिर हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमें तो कॉल्स ही नहीं आती। तो कॉल्स कैसे आएंगी भाई, जब आपने अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट ही नहीं किया किसी भी रिक्रूटर के सामने। तो जब आपने प्रेजेंट नहीं किया, तो डेफिनेटली वो आपको बुला के अपना वक्त क्यों जाया करेगा। सही सही। चलें आसिफ, थैंक यू फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपसे मैं फ्रेश इंजीनियर्स के बारे में क्वेश्चनिंग करूंगा। तो थैंक यू थैंक यू फिर। वेरी मच कि आपने मुझे बुलाया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।